नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान की 12वीं कक्षा की पुस्तक के अंतिम अध्याय यानी कि 9वें अध्याय मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास के पहले भाग पर चर्चा करेंगे। हम इसमें जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक कौशल क्या हैं, ये कितने तरह के होते हैं और इनकी उपयोगिता मनोविज्ञान में क्या है, ये किस तरह से मानव व्यक्तित्व पर अपना असर डालते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि मनोवैज्ञानिक कौशल होते क्या हैं। पहले तो हम देखें कि कौशल किसे कहते हैं। जो स्किल शब्द है या कौशल शब्द है, ये क्या है। सामान्यतः यह माना जाता है कि मनोवैज्ञानिकों की अभिरुचि लोगों के स्वभाव, उनकी योग्यताओं और व्यवहार में होती है। एक मनोवैज्ञानिक सेवार्थी के इतिवृत्त को प्राप्त करने में, उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में, उसके व्यक्तित्व मूल्यांकन और अन्य विषयों में सक्रिय अभिरुचि लेता है। अब हम देखें कि इस कुछ और शब्द जो आए हैं। सेवार्थी, सेवार्थी किसे कहते हैं, ये शब्द बार बार हमारे इस अध्याय में सामने आएगा। मनोविज्ञान में सेवार्थी वह व्यक्ति, समूह, संगठन है जो स्वयं ही अपनी किसी समस्या के समाधान में मनोवैज्ञानिक से मदद, निर्देशन या हस्तक्षेप प्राप्त करना चाहता है। फिर आते हैं कौशल। कौशल पद को प्रवीणता, दक्षता या निपुणता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका अर्जन या विकास प्रशिक्षण के अनुभव के द्वारा किया जाता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ यानी कि जो जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपीए बोलते हैं, उसने कार्यदल गठित कर कौशलों की पहचान की और इनके 3 समुच्चयों की अनुशंसा की। पहला था कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का मूल्यांकन, दूसरा व्यवहार परिष्करण कौशल और तीसरा परामर्श एवं निर्देशन कौशल। हम मुख्यतः इन्हीं 3 बातों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है कि एक जो प्रभावी मनोवैज्ञानिक है उसमें क्या गुण होने चाहिए। हम एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक के रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक इसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण होना आवश्यक है। साथ ही सेवा संबंधी अनुभव, यानी कि हम जिस कार्य में लगे हुए हैं इसमें हम नित्य नए सेवार्थी से हम अंतःक्रिया करते हैं तो हमारा अनुभव बढ़ता चला जाता है और जितना ज्यादा हमारा अनुभव बढ़ेगा, समस्याओं का समाधान करने की हमारी क्षमता भी उतनी ही बढ़ेगी। तीसरा है संस्थागत संबंधन। आप किसी न किसी संस्था से, जो आपने डिग्री ली है, वह किसी न किसी संस्था से संबंधित होना चाहिए। उपकरणों का ज्ञान, जब हम मनोवैज्ञानिक के रूप में किसी उपकरण का प्रशासन करते हैं सेवार्थी के ऊपर या अन्य प्रदत्त इकट्ठा करने के लिए, तो उस उपकरण को बनाने का ज्ञान, उसे प्रशासित करने का ज्ञान, फिर उससे प्राप्त प्रदत्त के मूल्यांकन का ज्ञान होना आवश्यक है। शैक्षिक प्रशिक्षण, जो मनोवैज्ञानिक बनने के लिए जो डिग्री चाहिए, उसके लिए जो प्रशिक्षण चाहिए, यह होना आवश्यक है। शोध विधियों का ज्ञान, तो शोध विधियों का ज्ञान भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि कभी-कभी किसी एक विशेष केस पर जब हम केंद्रित होते हैं या एक जैसे कई केसों पर हम अपने आप को केंद्रित करते हैं, तो शोध विधियां कुछ अलग तरह की होती हैं जिनकी जानकारी होना आवश्यक है। फिर है गणितीय विश्लेषण का क्षेत्र। जब हम शोध विधियों का प्रयोग करते हैं, उपकरणों का प्रशासन करते हैं, तो उसके बाद जो प्रदत्त प्राप्त होते हैं तो वह अपने आप में कोई अर्थ नहीं बताते। तो हम गणितीय विश्लेषण, ज्यादातर सांख्यिकी का प्रयोग होता है, इनके द्वारा हम उससे कुछ अर्थ निकालते हैं, उस प्रदत्त का विश्लेषण करते हैं जिससे कि सार्थक अर्थ निकलते हैं और उसे सामान्यीकरण करने के लिए हम उसे प्रस्तुत करते हैं। सामान्य कौशल,
ये कौशल मूलतः सामान्य स्वरूप के होते हैं। इनकी आवश्यकता सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिकों को होती है, चाहे उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र कोई भी हो। तो इसमें दो है, एक है अंतर्वैयक्तिक कौशल और दूसरा है संज्ञानात्मक कौशल। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल के अंतर्गत सुनने की योग्यता, तदनुभूति की क्षमता, दूसरों की संस्कृति के प्रति सम्मान तथा अभिरुचि की भावना, अनुभवों, मूल्यों, दृष्टिकोणों, लक्ष्यों एवं इच्छाओं तथा भय को समझने का खुलापन, प्रतिप्राप्ति की ग्रहण करने की सकारात्मक भावना जैसी बातें आती है। इन कौशलों को वाचिक या अवाचिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। फिर आता है संज्ञानात्मक कौशल, समस्या समाधान की योग्यता, आलोचनात्मक चिंतन और व्यवस्थित तर्क, बौद्धिक जिज्ञासा, नम्यता, ये सभी संज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। फिर है भावात्मक कौशल, सांवेगिक नियंत्रण एवं संतुलन, अंतःवैयक्तिक द्वंद्व के प्रति सहनशीलता, अनिश्चितताओं और अस्पष्टताओं के प्रति सहनशीलता। फिर है अभिव्यक्ति परक कौशल, अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं को वाचिक, अवाचिक तथा लिखित रूप में संप्रेषित करने की योग्यता। वैयक्तिक कौशल, वैयक्तिक संगठन, स्वास्थ्य, समय प्रबंधन एवं उचित परिधान या वेश जैसे कौशल इसमें पाए जाते हैं। प्रवृत्ति या मननात्मक कौशल में स्वयं की अभिप्रेरणाओं, अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों को समझने तथा परीक्षण करने की योग्यता, अपने और दूसरों के व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता पाई जाती है। इसके अलावा विविधताओं के प्रति संवेदनशीलता और व्यक्तिगत एवं सांस्कृतिक भिन्नताओं के मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं? आत्म का ज्ञान, भिन्न स्थितियों में विविधताओं के प्रभाव का ज्ञान, विविध पृष्ठभूमि के लोगों के साथ जिम्मेदार व्यवहार, भिन्न सांस्कृतिक मानकों के प्रति सम्मान की भावना, समूह के प्रति संवेदनशीलता, सकारात्मक जीवन परिणामों के प्रति सम्मान की भावना। यहाँ हम देखें कि कितने तरह के मनोवैज्ञानिकों के कितने तरह के काम हो सकते हैं। ये देखिए, एक सैन्य मनोविज्ञान है, यह विद्यालय में मनोविज्ञान का प्रयोग हो रहा है। यहाँ फोरेंसिक, जो कहते हैं कि किसी घटना की तह में जाने के लिए एक क्रिमिनोलॉजी, जो अपराध मनोविज्ञान होता है, उसमें फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। ये उपभोक्ता मनोविज्ञान, यह व्यक्ति यह देख रहा है कि एक उपभोक्ता का व्यवहार किस तरह से होता है। इसी तरह नागरिक विमानन मनोविज्ञान भी, तो मनोविज्ञान के कई क्षेत्र हैं। फिर आते हैं हम प्रेक्षण कौशल पर। इस पर हमने 11वीं की कक्षा के एक वीडियो में बहुत गहरी जानकारी दी है, लेकिन चूंकि यहाँ इसका जिक्र किया गया है तो हम चाहेंगे कि इसे हम देखते चलें। एक मनोवैज्ञानिक अपने परिवेश, जिनमें घटनाएं एवं व्यक्ति दोनों शामिल है, के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रेक्षण करता है। प्रारंभ में एक मनोवैज्ञानिक अपने चारों ओर के सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है। वह भौतिक परिवेश के अलावा वैयक्तिक व्यवहारों, जनांकीय विशेषताओं, दूसरों से संबंध स्थापित करने की क्षमताओं, दूसरों की उपस्थिति में व्यवहार का स्वरूप, सभी पक्षों का प्रेक्षण करता है। देखिए कि ये मनोवैज्ञानिक है और अपने आसपास की घटनाओं का प्रेक्षण किस तरह से वह अपनी आंखों से कर रहा है। यह सांकेतिक रूप में, चूंकि यह प्रेक्षण कर रहा है, इसलिए इसकी आंखों को थोड़ा बड़ा दिखाया गया है, जो आमतौर पर लोग नहीं देख पाते, एक मनोवैज्ञानिक प्रेक्षण के दौरान देख पाता है। प्रेक्षण की प्रक्रिया के पक्ष। सबसे पहले प्रेक्षण अगर हम कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। अपने भौतिक परिवेश को निकट से देखना चाहिए। लोगों के प्रतिक्रिया के प्रति जागरूक रहना चाहिए। प्रेक्षण के दौरान उपजे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चाहिए। स्वयं के होने को व्यक्त करना चाहिए। जब हम सहभागी प्रेक्षण करते हैं तो उस समय स्वयं खुद का होना जरूरी होता है। जिज्ञासा, कुछ नया जानने की जिज्ञासा भी बनाए रखनी चाहिए। साथ ही साथ हमें अपना नैतिक आचरण भी बनाए रखना चाहिए कि अगर प्रेक्षण के दौरान किसी तरह की गुप्त बातों का पता चले जो कि दूसरों का जानना
हानिकारक उसके लिए हो सकता है, तो इसे हम बनाए रखेंगे, गोपनीयता बनाए रखेंगे। देखिए, प्रकृतिवादी 2 तरह के प्रेक्षण के उपागमों से पहले भी परिचित किया जा चुका है और फिर हम एक बार उसका जिक्र कर रहे हैं। प्रकृतिवादी प्रेक्षण, तो यह प्राकृतिक रूप में प्रेक्षण है। यहाँ देखिए जंगल है, एक व्यक्ति है जो बंदरों के व्यवहार का प्रेक्षण कर रहा है, तो यह प्राकृतिक रूप में उसके सामने बैठकर ये दोनों ही दृश्य आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्राकृतिक प्रेक्षण किया जाता है। यह एक प्राथमिक तरीका है जिसमें हम सीखते हैं कि लोग भिन्न स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं। इसके बाद है सहभागी प्रेक्षण। यहाँ देख सकते हैं कि सहभागी प्रेक्षण, यह सहभागी प्रेक्षण का उदाहरण है और यह असहभागी प्रेक्षण का उदाहरण है। प्रकृतिवादी प्रेक्षण का ही एक प्रकार सहभागी प्रेक्षण भी हम कह सकते हैं। इसमें प्रेक्षक प्रेक्षण की प्रक्रिया में एक सक्रिय सदस्य के रूप में सम्मिलित होता है। इसके लिए वह उस स्थिति में स्वयं भी सम्मिलित हो सकता है जहां प्रेक्षण करना है, और असहभागी प्रेक्षण में दूर खड़ा होकर जिसे प्रेक्षित किया जाना है उसका प्रेक्षण मनोवैज्ञानिक करते हैं। प्रेक्षण के लाभ और हानि। प्राकृतिक स्थिति में व्यवहार का अध्ययन। इसका प्रमुख लाभ यह है कि यह प्राकृतिक या स्वाभाविक स्थिति में व्यवहार को देखने और अध्ययन करने का अवसर देता है। बाहर के लोगों को या उस स्थिति में रहने वाले लोगों को अवलोकन के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। प्रेक्षण, इसकी एक कमी यह है कि प्रेक्षण करने में झुकाव या पूर्वाग्रह की भावना आ जाती है, क्योंकि प्रेक्षक की भावनाएं इसको प्रभावित करती है। किसी दी गई परिस्थिति में दैनंदिन क्रियाएं, जो रोज की क्रियाएं हैं, नित्य क्रम की तरह होती है, तो इसे अक्सर प्रेक्षक की दृष्टि से यह चूक जाता है कि नहीं, ये तो इनके दिन रोज की क्रियाएं हैं। दूसरी संभाव्य कमी यह है कि वास्तविक व्यवहार और दूसरों की अनुक्रियाएं प्रेक्षक की उपस्थिति से प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार प्रेक्षण का उद्देश्य पराजित हो सकता है। अब हम आ गए हैं प्रश्न के खंड पर। वह व्यक्ति, समूह या संगठन जो स्वयं भी अपनी समस्या के समाधान में मनोवैज्ञानिक से मदद, निर्देशन या हस्तक्षेप प्राप्त करना चाहता है, वह है। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक के गुण नहीं है? निम्न में से कौन एक बौद्धिक एवं वैयक्तिक कौशल का भाग नहीं है? निम्न में से कौन प्रेक्षण की प्रक्रिया का सार्थक पक्ष नहीं है? ये थी मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास अध्याय के पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग पर हम वापस जल्द ही आते हैं, तब तक इंतजार करें।